भारत ने अचानक हिंद महासागर में अपनी सबसे बड़ी समुद्री शक्ति इस वक्त उतार दी है और यह कदम दुनिया की रणनीतिक हलचलों में सबसे ज्यादा बेहद माना जा रहा है। अरब सागर और ओमान की खाड़ी की दिशा में भारतीय नौसेना की तेज गतिविधियों ने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी नेटवर्क को इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया है। आधी रात के बाद भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमांड सेंटर से जारी हुए एक विशेष ऑपरेशनल सिग्नल के तुरंत बाद समुद्र में एक विशाल युद्ध संरचना सक्रिय हो चुकी है। इस ऑपरेशन के केंद्र में भारत का स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत सबसे पहले आईएनएस विक्रांत पहुंचा और इसके बाद एक भारत के 4 युद्ध पोत अचानक से पहुंच चुके हैं, जिसने अपनी स्ट्राइक फोर्स के साथ तेजी से पश्चिम दिशा में मूवमेंट शुरू कर दी है। जैसे ही यह तैनाती अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज हुई, कई वैश्विक रक्षा विश्लेषज्ञों ने इसे एक साधारण अभ्यास मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह केवल एक युद्धपोत की गश्त नहीं बल्कि पूर्ण कैरियर बैटल ग्रुप की मूवमेंट दिखाई दे रही है, जो किसी भी बड़े सामरिक संदेश से कम नहीं माना जा रहा है। इस तैनाती के साथ भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और लंबी दूरी की मारक क्षमता से लैस मिसाइल प्लेटफॉर्म भी पूरी तरीके से एक्टिवेट किए गए हैं। जहाजों पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम समुद्र युद्ध में भारत के सबसे घातक ताकतों में गिने जाते हैं। जब यह पूरी संरचना समुद्र में आगे बढ़ती है तो इसका मतलब है कि केवल उपस्थिति दर्ज कराना नहीं बल्कि रणनीतिक क्षेत्र पर नियंत्रण की क्षमता दिखाना होता है। यही वजह है कि जैसे ही मूवमेंट सामने आई है, कई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य निगरानी एजेंसियों ने इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञों ने इसे हिंद महासागर में शक्ति संतुलन से जोड़ करके देखना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो किल्लत साफ दिखाई दे रही है, उस पर भारत की सबसे बड़ी मूवमेंट यह सब दिख रही है। इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में ओमान की खाड़ी और उससे जुड़े समुद्री मार्गों में हाल के दिनों में लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियां मूवमेंट है। यह वही समुद्री इलाका है जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और एशियाई व्यापार के लिए बेहद ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है। इसी क्षेत्र के पास स्थित चाबहार बंदरगाह की भारत की उस रणनीतिक परियोजना का केंद्र है जिसके माध्यम से भारत पाक को पूरी तरीके से बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अपनी व्यापारिक और सामरिक मार्ग तैयार करता है। इस परियोजना को केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत की दीर्घकालिक भू राजनीतिक रणनीति का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में किसी भी बाहरी सैन्य दबाव के चलते दिल्ली में बेहद गंभीरता से लिया जाता है। पिछले कुछ दिनों में जब से ओमान की खाड़ी के आसपास विदेशी अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियां तेजी से देखी गई हैं और कई व्यापारिक जहाजों को रेडियो चैलेंज मिलने शुरू हुए हैं, उसके बाद से सामने खबर आई तो भारतीय नौसेना ने स्थिति का तुरंत आकलन शुरू कर दिया था। इसके बाद जो कदम उठाए गए वह पूरी दुनिया से छिपे नहीं है, वह सामान्य गश्त से कहीं आगे बढ़ करके अब निर्णायक कदम माने जा रहे हैं। आईएनएस विक्रांत का एक्टिव होना केवल एक जहाज का समुद्र में उतरना नहीं बल्कि एक तैरते हुए एयरबेस का एक्टिवेट हो जाना है। इस विशाल पोत के डेक पर तैनात MiG-29 के लड़ाकू विमान समुद्र के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए किसी भी संभावित खतरे तक मिनटों पहुंचने की क्षमता रखते हैं। इनके साथ लगे एंटी शिप हथियार किसी भी बड़े युद्धपोत को गंभीर नुकसान पहुंचाए में बिना सक्षम हैं उन्हें पूरी तरीके से ताकत के साथ खत्म करने में। यही वजह है कि जिस क्षेत्र में विमान वाहक पोत सक्रिय होते हैं वहां पूरी सामरिक तस्वीर बदल जा रही है। समुद्र की सतह पर दिखाई दे रही यह गतिविधि कहानी केवल एक हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस समय समुद्र की गहराइयों में भी एक अदृश्य खेल शुरू हो रहा है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां इस पूरे क्षेत्र में पहले से तैनात मानी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि भारत ने अचानक आनन फानन में अपनी पनडुब्बियों को इस पूरे खतरनाक युद्धपोतों के साथ ही तैनात कर दिया है, क्योंकि इस वक्त पता लगाना बेहद कठिन हो जाता है पनडुब्बियों का। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार हाल के दिनों में कुछ सैन्य सोनार सिस्टम्स ने ओमान की खाड़ी के आसपास असामान्य ध्वनि संकेत दर्ज किए हैं। इन संकेतों से पुष्टि किसी आधिकारिक रूप से नहीं की गई, लेकिन रणनीतिक हलकों में भारत के संभावित अंडर वाटर तैनाती से इसे जोड़ करके देखा जा रहा है। यदि यह अनुमान सभी साबित होता है तो इसका मतलब यह है कि भारत ने केवल सतह पर ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है। समुद्री रणनीति में से मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्राइक संरचना कहा जा रहा है, जिसमें एयर पावर, मिसाइल प्लेटफॉर्म और अंडर वाटर स्ट्राइक क्षमता एक साथ मूवमेंट कर रही है। यही संयोजना किसी भी नौसैनिक टकराव के लिए बेहद जटिल बना दे रही है, क्योंकि विरोधी पक्ष के लिए खतरे की दिशा का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि हिंद महासागर में लंबे समय तक वैश्विक समुद्री शक्ति संतुलन का शांति का केंद्र माना जाता रहा है, लेकिन हाल के स्थिति के आधार पर अब यहां पर संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रों में इसे बदल दिया गया है।
वैसे ही हालात इतने बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं कि अब गल्फ ऑफ ओमान से लेकर के भारत के चाबहार पोर्ट तक पूरी दुनिया की नजरें इसलिए टिक चुकी हैं क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया किल्लत से जूझ रही है। एक तरफ तो क्रूड ऑयल की कमी और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध अब पूरी दुनिया के अंदर न सिर्फ फ्लेमेबल गैसेस के लिए बल्कि पेट्रोलियम और डीजल्स के निर्यात पर भी बहुत बड़ा गाज गिर चुकी है और इसीलिए भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा यह कदम उठाया है। भारतीय नौसेना की सक्रियता इसलिए भी सबसे अहम बताई जा रही है क्योंकि भारत पिछले एक दशक में अपनी समुद्री क्षमता को तेजी से मजबूत कर रहा है। नई पीढ़ी के डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट पनडुब्बियों के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित ऑपरेशन भारत की नौसैनिक रणनीति का मुख्य हिस्सा इस वक्त बने हुए हैं। आईएनएस विक्रांत इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। इस वक्त आईएनएस विक्रांत जिस तरीके से चाबहार पोर्ट को चौतरफा घिराव करते हुए तमाम युद्धपोतों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कर चुका है, इसके आधार पर अमेरिका के ऊपर इस वक्त भारत की पैनी नजर बनी हुई है। इस वक्त लगातार चाबहार के ऊपर चल रही हर एक मूवमेंट को भारत रिकॉर्ड कर रहा है। ना सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है बल्कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके की अनहोनी से निपटने के लिए भारत पूरी तरीके से तैनात है। चाबहार पर अगर एक भी मिसाइल हमला हुआ, चाबहार पर अगर एक भी हमला होता है तो इसका पलटवार देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैनात है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि चाबहार पर कोई भी बातचीत नहीं होगी, किसी भी तरीके का दबाव नहीं झेला जाएगा, किसी भी तरीके की रणनीति काम नहीं करने वाली है। और भारत के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका की हालत इस वक्त बदलती हुई नजर आ रही है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने जिस शहर से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम आप तक बेहतर जानकारी और सटीक अपडेट पहुंचा सकें। जब यह विशाल जहाज अरब सागर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो दुनिया को एक नया संदेश मिला। यह संदेश था कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बदल रहा है। अब यहां केवल एक ही शक्ति का दबदबा नहीं रहेगा। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या अमेरिका वास्तव में पीछे हटेगा या फिर यह केवल एक रणनीतिक दबाव की शुरुआत है? क्योंकि इसी समय एक और खबर सामने आने लगी। अरब सागर की दिशा में एक और विशाल युद्धपोत तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, यह था आईएनएस विक्रमादित्य। जब दो विमान वाहक पोत एक ही क्षेत्र में सक्रिय होते हैं तो यह केवल तैनाती नहीं बल्कि एक बड़े ऑपरेशन का संकेत होता है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो एक साथ दो कैरियर बैटल ग्रुप सक्रिय कर सकते हैं। और जब यह खबर पेंटागन तक पहुंची तो वहां के रणनीतिक विश्लेषकों ने तुरंत इस स्थिति का आकलन शुरू कर दिया। क्या भारत वास्तव में समुद्र में एक नया शक्ति संतुलन बनाने जा रहा है? क्या यह केवल एक चेतावनी है या फिर किसी बड़े रणनीतिक खेल की शुरुआत? इन सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। लेकिन इतना तय है कि अरब सागर की लहरों के नीचे इस समय जो शतरंज की बिसात बिछी हुई है उसमें हर चाल का असर पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय नौसेना की इस ताकत और रणनीतिक क्षमता पर गर्व है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस रिपोर्ट के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे विक्रमादित्य की एंट्री ने इस पूरे खेल को और भी खतरनाक बना दिया और क्यों अमेरिकी कमांडरों ने अचानक अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी। दोस्तों, अरब सागर की उस गहरी खामोशी में जब दूसरा संकेत मिला तो वाशिंगटन के सैन्य विश्लेषकों को समझ आ गया कि मामला अब साधारण नौसैनिक गतिविधि से कहीं आगे बढ़ चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में जो दृश्य सामने आया उसने पेंटागन के अंदर हलचल बढ़ा दी। भारतीय नौसेना का दूसरा विशाल विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य तेजी से उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां पहले से आईएनएस विक्रांत अपनी स्ट्राइक फोर्स के साथ मौजूद था। दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञ जानते हैं कि जब किसी क्षेत्र में एक साथ दो एयरक्राफ्ट कैरियर सक्रिय हो जाते हैं तो वह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, उन्हें युद्ध संरचना की तैयारी होती है। आईएनएस विक्रमादित्य का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितनी उसकी मारक क्षमता। यह जहाज कई दशकों के अनुभव और आधुनिक तकनीक का संगम है। जब यह समुद्र में उतरता है तो उसके डेक से उड़ान भरने वाले मिग 29 के फाइटर जेट्स हवा में एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देते हैं जिसे भेदना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह थी कि जैसे ही इसकी दिशा ओमान की खाड़ी की ओर दर्ज हुई, अमेरिकी नौसेना के ऑपरेशनल स्क्रीन पर कई नए अलर्ट दिखाई देने लगे। अब स्थिति यह बन चुकी थी कि समुद्र में एक नहीं बल्कि दो भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद थे, दोनों के साथ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और लॉन्ग रेंज
मिसाइल सिस्टम तैनात थे। रणनीतिक भाषा में इसे ट्विन कैरियर ऑपरेशन कहा जाता है। यह वह क्षमता है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास होती है। जब दो कैरियर बैटल ग्रुप एक साथ ऑपरेट करते हैं तो उनका प्रभाव क्षेत्र कई जीवन से उत्तर बनाया है। जब दो कैरियर बैटल ग्रुप 100 किलोमीटर तक फैल जाता है। पेंटागन के रणनीतिकारों के लिए यह स्थिति नई नहीं थी, लेकिन हिंद महासागर में इस पैमाने पर भारतीय तैनाती ने उन्हें सतर्क जरूर कर दिया, क्योंकि इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भारत को एक प्राकृतिक रणनीतिक बढ़त देती है। भारत के पश्चिमी तट से निकलने वाले युद्धपोत कुछ ही घंटों में अरब सागर के कई महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर किसी बाहरी शक्ति को यहां तक पहुंचने में हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। जैसे ही विक्रमादित्य ने अपनी गति बढ़ाई, उसके साथ चल रहे जहाजों ने भी अपनी रणनीतिक स्थिति लेनी शुरू कर दी। भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स और तलवार क्लास फ्रिगेट्स इस पूरे फॉर्मेशन का हिस्सा थे। इन जहाजों पर लगे आधुनिक रडार सिस्टम समुद्र और आसमान दोनों पर एक साथ निगरानी रखने में सक्षम है। अमेरिकी नौसेना के टोही विमानों ने जब इस गतिविधि को दर्ज किया तो उन्होंने अपने कमांड सेंटर को रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय बेड़े ने एक विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है। इसका मतलब था कि अब किसी भी तरह की निगरानी गतिविधि पहले जितनी आसान नहीं रहेगी। इसी समय समुद्र के नीचे भी हलचल जारी थी। भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास पनडुब्बियों के बारे में माना जाता है कि वे बेहद शांत और घातक होती हैं। इन पनडुब्बियों का सबसे बड़ा हथियार उनकी खामोशी है। वे समुद्र के भीतर इतनी कम ध्वनि उत्पन्न करती हैं कि आधुनिक सोनार सिस्टम के लिए भी उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। अमेरिकी सोनार ऑपरेटरों ने समुद्र के नीचे कुछ हल्के संकेत दर्ज किए, लेकिन वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि यह प्राकृतिक समुद्री ध्वनि है या किसी पनडुब्बी की गतिविधि। यही वह अनिश्चितता है जो समुद्री युद्ध को सबसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि जब दुश्मन दिखाई नहीं देता तो हर दिशा में खतरा महसूस होने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिल्ली और वाशिंगटन के बीच कूटनीतिक संवाद भी जारी था। दोनों देशों के बीच कई वर्षों से रणनीतिक साझेदारी रही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा समझौते और तकनीकी सहयोग इस संबंध का हिस्सा हैं। इसलिए कोई भी पक्ष खुले टकराव की स्थिति नहीं चाहता था। लेकिन समुद्र में तैनात जहाजों की अपनी भाषा होती है। जब कोई युद्धपोत किसी खास दिशा में अपनी गति बढ़ाता है या अपने रडार और मिसाइल सिस्टम को सक्रिय करता है तो वह एक संदेश भेजता है। और इस समय हिंद महासागर में कई संदेश एक साथ भेजे जा रहे थे। भारत का संदेश साफ था, वह किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार करने वाला नहीं है, खासकर तब जब मामला उसके व्यापारिक और ऊर्जा मार्गों से जुड़ा हो। चाबहार केवल एक पोर्ट नहीं बल्कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत ने मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बनाई है। दूसरी ओर अमेरिका का तर्क यह था कि उसकी नौसेना केवल अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपनी नियमित सुरक्षा गतिविधियां कर रही है। लेकिन जब इन गतिविधियों का असर किसी दूसरे देश के रणनीतिक हितों पर पड़ने लगता है तो स्थिति संवेदनशील हो जाती है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना सामने आई। भारतीय नौसेना के निगरानी विमान लगातार इस क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। ये विमान समुद्र के ऊपर कई 100 किलोमीटर तक निगरानी कर सकते हैं। उनके रडार सिस्टम दुश्मन के जहाजों, विमानों और यहां तक कि कुछ पनडुब्बियों की गतिविधियों का भी पता लगा सकते हैं। इन विमानों से मिलने वाली हर जानकारी सीधे कैरियर बैटल ग्रुप के कमांड सेंटर तक पहुंच रही थी। इसका मतलब था कि भारतीय नौसेना को इस पूरे क्षेत्र की वास्तविक समय की जानकारी मिल रही थी। जब यह सब एक साथ हो रहा था तब दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषक इस स्थिति का अध्ययन कर रहे थे। कई विशेषज्ञों का मानना था कि यह केवल एक सीमित शक्ति प्रदर्शन है जो दोनों पक्षों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दे रहा है। लेकिन कुछ विश्लेषकों को डर था कि अगर किसी भी जहाज या विमान से कोई गलत कदम उठ गया तो यह स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। अरब सागर में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां दो देशों के जहाज बहुत करीब आ गए और कुछ सेकंड के भीतर स्थिति तनावपूर्ण बन गई। इसलिए इस बार दोनों पक्ष बेहद सावधानी से हर कदम उठा रहे थे। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि जब दो कैरियर बैटल ग्रुप समुद्र में सक्रिय होते हैं तो उनके साथ कई अन्य युद्धपोत भी शामिल होते हैं। इन जहाजों का काम केवल सुरक्षा करना नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में रणनीतिक दबाव बनाना होता है। खबरें आने लगीं कि भारतीय नौसेना के कुछ और डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स भी अरब सागर की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि भारत इस पूरे क्षेत्र में एक विस्तृत समुद्री फॉर्मेशन बना रहा है। दुनिया के लिए यह संकेत बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो रहा था कि भारत अब केवल तट रक्षा तक सीमित नौसेना नहीं रहा, वह दूर समुद्रों में भी अपनी रणनीतिक शक्ति दिखाने में सक्षम है।
अब सवाल यह था कि इस स्थिति पर अमेरिका की अगली चाल क्या होगी। क्या वह अपने जहाजों को पीछे हटाएगा या फिर अपनी मौजूदगी और बढ़ाएगा? क्योंकि अगर अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट ने भी अपने अतिरिक्त जहाज इस क्षेत्र में भेज दिए तो यह टकराव और गहरा हो सकता था। और इसी समय समुद्र के ऊपर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे समीकरण को और भी रहस्यमय बना दिया। भारतीय नौसेना के एक स्टेल्थ फ्रिगेट ने अचानक अपनी स्थिति बदल दी और अमेरिकी युद्धपोतों के बहुत करीब आकर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रसारित किया। यह सिग्नल क्या था और क्यों इस सिग्नल के बाद अमेरिकी कमांडरों ने तुरंत अपनी रणनीति की समीक्षा शुरू कर दी? विमानों या ड्रोन को काफी दूरी से ही नष्ट कर सकती हैं। इसके साथ ही इन जहाजों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी तैनात थीं। ब्रह्मोस की गति और सटीकता उसे दुनिया की सबसे घातक एंटीशिप मिसाइलों में शामिल करती है। जब कोई ब्रह्मोस मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो उसकी गति इतनी अधिक होती है कि आधुनिक रक्षा प्रणालियों के पास प्रतिक्रिया देने का समय बेहद सीमित रह जाता है। यही कारण है कि जब अमेरिकी विश्लेषकों ने यह पुष्टि की कि भारतीय बेड़े में कई ब्रह्मोस प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, तो उन्होंने इस पूरे समीकरण को नए सिरे से समझना शुरू किया। अब अरब सागर के उस हिस्से में एक ऐसा वातावरण बन चुका था जहां हर जहाज दूसरे की गतिविधि को ध्यान से देख रहा था। अमेरिकी युद्धपोत अपनी नियमित गश्त जारी रखे हुए थे, लेकिन उनकी गति और मार्ग में अब पहले जैसी सहजता नहीं थी। हर निर्णय लेने से पहले उन्हें कई स्तरों पर आकलन करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर किसी भी जहाज ने गलती से किसी दूसरे जहाज की ओर अत्यधिक आक्रामक रुख दिखा दिया तो स्थिति तुरंत नियंत्रण से बाहर जा सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच कूटनीतिक चैनल भी सक्रिय थे। दोनों देशों के राजनयिक लगातार संपर्क में थे ताकि किसी भी गलतफहमी को तुरंत दूर किया जा सके। लेकिन समुद्र में मौजूद युद्धपोत कूटनीति से नहीं, संपर्क के कर्प लगतफहमी को दिल्ली पर दूर किया जा सके, बल्कि रणनीतिक संकेतों से काम करते हैं। वहां हर चाल का मतलब होता है और हर सिग्नल एक संदेश देता है। इसी बीच भारतीय नौसेना के एक निगरानी विमान ने उस क्षेत्र में एक व्यापक समुद्री सर्वेक्षण किया। इस विमान से मिलने वाली जानकारी सीधे कैरियर बैटल ग्रुप के कमांड सेंटर तक पहुंच रही थी। इस डेटा में आसपास मौजूद सभी जहाजों की गति, दिशा और गतिविधियों का विश्लेषण शामिल था। भारतीय कमांडरों को अब इस पूरे समुद्री क्षेत्र की वास्तविक समय की तस्वीर मिल रही थी। इसका मतलब था कि किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत पहचाना जा सकता है और उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। इस स्तर की निगरानी क्षमता आधुनिक नौसैनिक शक्ति की पहचान होती है। जब किसी देश के पास ऐसी क्षमता होती है तो वह केवल अपनी रक्षा ही नहीं करता, बल्कि पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की भूमिका भी निभा सकता है। अब सवाल यह उठने लगा था कि क्या यह केवल एक अस्थायी शक्ति प्रदर्शन है या फिर हिंद महासागर में शक्ति संतुलन के एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना था कि यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि भारत अब अपनी समुद्री सीमाओं से कहीं आगे जाकर अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। चाबहार केवल एक व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इसके माध्यम से भारत ने मध्य एशिया और उससे आगे के बाजारों तक एक वैकल्पिक मार्ग बनाया है। अगर इस मार्ग पर किसी दूर का गड़े भी प्रकार का दबाव पड़ता है तो उसका असर भारत की आर्थिक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। यही कारण था कि दिल्ली ने इस स्थिति को हल्के में लेने के बजाय तुरंत अपनी नौसैनिक ताकत को सक्रिय कर दिया। अरब सागर की लहरों पर उस समय जो दृश्य था वह केवल जहाजों की तैनाती का नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और शक्ति संतुलन का खेल था। दोनों पक्ष जानते थे कि अगर एक भी गलत कदम उठाया गया तो उसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। इसलिए हर निर्णय बेहद सावधानी के साथ लिया जा रहा था। लेकिन इसी तनावपूर्ण वातावरण में एक और खबर सामने आई जिसने इस पूरे खेल को और भी रहस्यमय बना दिया। बताया गया कि भारतीय नौसेना के कुछ और युद्धपोत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं और अगर वे भी इस फॉर्मेशन में शामिल हो जाते हैं तो यह हिंद महासागर में भारत की अब तक की सबसे बड़ी समुद्री तैनाती में बदल सकता है। यही वह क्षण था जब दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया कि अब यह केवल एक क्षेत्रीय घटना नहीं रही, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई थीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि अगला कदम तय करेगा कि यह तनाव केवल एक चेतावनी बनकर खत्म होगा या फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एक नई समुद्री रणनीति की शुरुआत बनेगा। दोस्तों, अरब सागर की उस बेचैन सतह के ऊपर जहां हर जहाज की चाल अब दर्ज की जा रही थी और हर सिग्नल को कई बार परखा जा रहा था, वहीं इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील चरण शुरू हो चुका था। भारतीय नौसेना का विशाल फॉर्मेशन अब पूरी तरह स्थापित हो चुका था और इस फॉर्मेशन का मतलब केवल रक्षा नहीं बल्कि नियंत्रण था।
आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य दोनों अपनी अपनी स्ट्राइक रेंज में सक्रिय थे और उनके बीच का फासला इस तरह तय किया गया था कि आसमान में उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स पूरे समुद्री क्षेत्र को एक साझा एयर डिफेंस छतरी के नीचे ला सकें। जब दो विमान वाहक पोत एक साथ इस तरह का फॉर्मेशन बनाते हैं तो उनका प्रभाव कई 100 किलोमीटर तक फैल जाता है। इस पूरे इलाके में किसी भी विमान, ड्रोन या जहाज की गतिविधि तुरंत निगरानी में आ जाती है। भारतीय नौसेना ने इस रणनीतिक स्थिति को हासिल करने में कई स्तरों की तैयारी की थी। ऊपर हवा में मिग-29 के फाइटर जेट्स लगातार निगरानी कर रहे थे। सतह पर डेस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स अपने रडार और मिसाइल सिस्टम के साथ सक्रिय थे और समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बियां अपने अदृश्य घेराबंदी के साथ मौजूद थीं। यह एक बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा था जिसमें प्रवेश करना किसी भी बाहरी नौसैनिक शक्ति के लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता था। जब यह पूरी तस्वीर अंतरराष्ट्रीय निगरानी नेटवर्क के सामने आई तो दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञों ने इसे बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया। कई विश्लेषकों ने इसे हिंद महासागर में शक्ति संतुलन के एक नए संकेत के रूप में देखा। लंबे समय तक इस क्षेत्र में बाहरी शक्तियों की मजबूत मौजूदगी रही है, लेकिन अब भारत की बढ़ती समुद्री क्षमता यह दिखा रही थी कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल रहा है। भारतीय नौसेना की यह तैनाती केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध रणनीतिक संदेश थी कि भारत अपने समुद्री हितों और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। चाबहार का मुद्दा केवल एक बंदरगाह तक सीमित नहीं था, यह उस व्यापक रणनीतिक ढांचे का हिस्सा था जिसके माध्यम से भारत मध्य एशिया, अफगानिस्तान और उससे आगे के बाजारों तक अपनी आर्थिक पहुंच बना रहा था। अगर इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का दबाव पड़ता है तो उसका सीधा असर भारत की आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। यही कारण था कि दिल्ली ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल कूटनीतिक विवाद के रूप में नहीं देखा बल्कि इसे राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ मामला माना। इसी तनावपूर्ण वातावरण में कूटनीतिक प्रयास भी जारी थे। दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संवाद के कई चैनल खुले हुए थे ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी को तुरंत दूर किया जा सके। दोनों देशों के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी रही है और कोई भी पक्ष इससे रिश्ते को खुले टकराव की स्थिति तक नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन समुद्र में मौजूद युद्धपोतों की भाषा अलग होती है। वहां हर रडार एक्टिवेशन, हर विमान की उड़ान और हर जहाज की दिशा अपने आप में एक संदेश होती है और इस समय हिंद महासागर में कई ऐसे संदेश एक साथ भेजे जा रहे थे। भारतीय नौसेना की रणनीति साफ दिखाई दे रही थी। उसका उद्देश्य टकराव नहीं बल्कि प्रतिरोध यानी डेटरेंस पैदा करना था। जब किसी क्षेत्र में इतनी बड़ी सैन्य उपस्थिति होती है तो वह विरोधी पक्ष को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि किसी भी आक्रामक कदम के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। यही कारण था कि जैसे जैसे भारतीय फॉर्मेशन मजबूत होता गया, समुद्र में तनाव के बावजूद स्थिति नियंत्रण में बनी रही। कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने कहा कि यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदार समुद्री ताकत बन चुका है जो अपने हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखता है। अरब सागर की लहरों के बीच उस समय जो दृश्य था वह केवल जहाजों और विमानों का नहीं बल्कि रणनीति, धैर्य और शक्ति संतुलन का था। दोनों पक्ष जानते थे कि दुनिया की निगाहें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कई समीकरण इस समुद्री क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर यहां कोई बड़ा टकराव होता तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता था। इसलिए हर निर्णय बेहद सोच समझकर लिया जा रहा था। धीरे धीरे स्थिति स्थिर होने लगी। जहाज अपनी निर्धारित दूरी पर निगरानी जारी रखे हुए थे, लेकिन किसी भी आक्रामक कदम के संकेत नहीं मिले। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि यह पूरा घटनाक्रम एक स्पष्ट संदेश बनकर सामने आया है। यह संदेश था कि हिंद महासागर अब केवल एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। आज जब यह पूरा घटनाक्रम विश्लेषकों और रणनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, तब एक बात साफ दिखाई देती है कि समुद्री शक्ति केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए भी जरूरी होती है। भारतीय नौसेना की यह तैनाती इसी संतुलन का उदाहरण बन गई है। इसने यह दिखा दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही वह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी समझता है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय नौसेना की इस ताकत, रणनीति और साहस पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।